डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम बात करेंगे एक खास कमोडिटी की। बात आज होगी सफेद सोने की, यानी कि कपास की। कपास जिसमें भारत ने कई आयाम छुए, एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उत्पादन लगातार कम हो रहा है और अब आयात करना पड़ रहा है। उस पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कपास का फिलहाल भविष्य क्या नजर आता है, प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में कैसे, और भारत के अंदर में कपास के क्या दाम आपको मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पर है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपास के किसान ये कैसे मिलकर के एक ऐसी युति बना सकते हैं कि फिर से भारत कपास के अंदर में नंबर 1 हो पाए। इस खास चर्चा में हमारे साथ में दो खास मेहमान, महेश शारदा जी हमारे साथ में हैं। आप एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन बठिंडा से, आपका स्वागत है शारदा जी। और साथ ही हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ रहे हैं मुंबई से, स्वागत है आपका अजय जी। सबसे पहले फिजिकल मार्केट के बारे में जान लेते हैं। शारदा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, मैं एक रिसर्च देख रहा था, डेटा फाइंड आउट कर रहा था और बड़ा ताज्जुब हुआ ये देख करके कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, अगर मैं उसके साथ में इसका कंपैरिजन करता हूँ, इंडियन प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन करता हूँ, हम काफी पीछे हैं। और उसकी वजह क्या आप मानते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, मेरा पहला सीधा सवाल, कॉटन का भविष्य आप भारत में क्या देख रहे हैं? देखो, कॉटन का अगर भारत में भविष्य की बात करें तो इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहां कॉटन की खपत हमेशा रहनी है। ठीक है। और कॉटन एक क्रॉप ऑफ कंपल्शन है। जहां फार्मर बहुत कुछ नहीं उगा सकता वहां कपास आसानी से उग जाती है। ठीक है। तो कपास भी यहाँ उगती रहेगी और खपत भी होती रहेगी। जहाँ तक उत्पादकता का है उसका गति अवरोधक बना हुआ है। जैसे आप बोल रहे हो कि चाइना के मुकाबले में भारत में कपास का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा पा रहा, तो जो चाइना है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी सीड्स यूज कर रहा है। उन्होंने फ्रीडम ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी दे रखा है। वैसे ही ब्राजील में भी, यूएस में भी इस टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ, पर किसी वजह से भारत सरकार ने इस पे थोड़ा सा रिजर्वेशन रखा और इस टेक्नोलॉजी का प्रोत्साहन नहीं करा। जो हमारे यहाँ पर पहले प्रोडक्शन बढ़ा वो भी जीएम सीड आया तब, उसके बाद ही बढ़ा। तो मेरा ये कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी के यूज़ करे बिना हम अपने देश की यील्ड उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते। हमें फ्री होल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी देना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी पैरालिसिस से हमें बाहर लाना चाहिए। मैं कुछ डाटा यहाँ पर रिवील कर रहा हूँ। जो डेटा मेरे पास में है उसके मुताबिक चाइना का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 29 लाख, यानी 30 लाख हेक्टेयर से भी कम, 29 लाख हेक्टेयर के आसपास का उसका एरिया है। और ग्लोबल एरिया के बीच के अंदर में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 9.5% की है। और इसके साथ में प्रोडक्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर उसका जो प्रोडक्शन है वो 330 लाख बेल के आसपास का उसका प्रोडक्शन है। और प्रति हेक्टेयर जो उसकी यील्ड है दैट इज 1650 किलो प्रति हेक्टेयर उसकी यील्ड है। और ग्लोबल प्रोडक्शन के बीच में उसकी कंट्रीब्यूशन 26.7% है। इसी के साथ ही मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा ब्राजील का। ब्राजील जिसका सिर्फ मात्र एरिया जो है वो 20 लाख हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है 1950 किलो है। पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है उसमें 13.5% के आसपास का उसका कंट्रीब्यूशन है। और जो बेल्स हैं 165 लाख बेल के आसपास में। भारत को मैं यहां पर कंपैरिजन करता हूं, 112 लाख
हेक्टेयर के अंदर में हमारी जो क्रॉप है वो उसका एरिया का साइज है, यानी कि ब्राजील से लगभग 6 गुना, चाइना से लगभग 4 गुना, और कंट्रीब्यूशन जो हमारा है वो बेहद ही कम है। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो को देखता हूं तो 454 ऑन एन एवरेज, अभी मैं उसके ऊपर भी जाऊंगा कि अभी प्रोडक्शन कितना हो गया है, ये एवरेज प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, 454 केजी प्रति हेक्टेयर का ये प्रोडक्शन साइज है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितना एरिया हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज द 37%, जबकि चाइना का 10% भी नहीं है, ब्राजील 6.5% के आसपास है, इंडिया का जो एरिया यूसेज है दैट इज 36%। कहां पे आप कमी देख रहे हो, इतना हम पीछे क्यों हैं, ब्राजील से 6 गुना पीछे, चाइना से 5 गुना पीछे? सुरेश जी, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीएम टेक्नोलॉजी से जिससे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं और सीड पे पेस्ट अटैक वगैरह रोका जा सकता है जी। दूसरी बात, बहुत हाईली इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं दोनों जगह, ब्राजील में भी और चाइना में भी। जो मेजर कॉटन उग रहा है वो शिनजियांग एरिया में उग रहा है। दोनों जगह गवर्नमेंट की बहुत हाई टेक्नोलॉजी विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीड दोनों ही इन्वॉल्व है। वेरएज इन भारत में करीबन 13-14 स्टेट्स में कॉटन उगती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड फार्मिंग भी है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ कपास को उगाने की कोशिश करी जाती है। और अगर आप तीनों हेमिस्फीयर, तीनों जोन्स में देखें, नॉर्थ जोन में, सेंट्रल जोन में, तो कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ वेल इरिगेटेड पॉकेट्स हैं। वहाँ हमारी वर्ल्ड यील्ड के बराबर भी हमारी मतलब 700-800 किलो तक की यील्ड आती है। ठीक है। वैसे ही कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम पानी है, सिर्फ रेन फेड है, तो वहाँ हमारी ड्रॉप हो जाती है 250-300 किलो पे। महाराष्ट्र के कुछ एरियाज हैं, एमपी के कुछ एरियाज हैं, तो थोड़ा सा उसको होलिस्टिकली अपने को समझना पड़ेगा। अगर हम प्योर इरिगेटेड बेल्ट की बात करें तो हो सकता है इंडिया का सिर्फ 50% एरिया इरिगेटेड होगा। तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंशियल आ जाता है। बट ये मेरा मानना है कि अगर हमारे पास उनका वर्ल्ड क्वालिटी सीड हो तो डेफिनेटली हम इजीली 600-700 किलो पे पहुंच सकते हैं। अजय जी, जो इस समय पर मैं प्रोडक्शन के फिगर्स देख रहा हूं, चूंकि एक समय ऐसा था जब हमारा जो प्रति एकड़ जो यील्ड था वो 566 केजी का था, और अभी हम तकरीबन जो यील्ड है हमारा वो 438 केजी के आसपास आ गए हैं। तो एक तो ये फॉल आ रहा है, और दूसरा इस समय पर आप इंटरनेशनल सिनेरियोज के साथ साथ में डोमेस्टिक मार्केट को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या लगता है इस बार सफ़ेद सोना बनेगा ये कॉटन, या इसी तरीके से, क्योंकि इंटरनेशनली इस बार हमने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर में इंपोर्ट्स भी किए हैं, बड़ी क्वांटिटी के अंदर इस बार इंपोर्ट हुआ है कॉटन, उसको किस नज़र से देखा जाए? नमस्कार सुरेश जी। देखिए, डेफिनेटली पिछला साल पीले सोने का था और अब ऐसा लग रहा है जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, या होगा या नहीं होगा सफेद गोल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो अभी मैं नरेशन सुन रहा था, देखिए एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। देखिए, इंडिया का जो आउटपुट है वो डेफिनेटली हमने गिरते हुए देखा। आज भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हम बोलते हैं, चाइना लगभग मुझे लगता है 23 के आसपास है और हम 22 पे है। लेकिन दोनों में फर्क है कि इंडिया ने लास्ट 5-7 सालों में हमने देखा कि जो हाइब्रिड सीड्स है वो नहीं लिया, बिकॉज इंडिया का जो प्लान था वो था कि हम जो डिपेंडेंसी है ऑयल सीड के ऊपर या पल्सेस में हम बहुत ज्यादा डिप्रीवेट है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। अगर हम नए किस्म के सीड्स को लेके आते हैं तो इससे कॉटन का हमारा उत्पादन जरूर बढ़ जाता है, एरिया जरूर बढ़ जाता है। बट आज भी अगर हम देखें तो ऑयल सीड में हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा सीवियर थी, पल्सेस में भी। तो एक तरफ से अगर खाना और पहनना, अगर दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारा जो व्यू होना चाहिए वो होना चाहिए खाने की तरफ। और आज हमने देखा ऑयल सीड के जो प्रोडक्शंस है उसमें काफी हद तक हमने अभी भी अचीवमेंट नहीं हुए हैं जो हमने टारगेट्स रखे थे, बट कहीं लेकिन उसके ऊपर अजय जी एडिबल ऑयल को लेकर के तो सरकार काफी अग्रेसिव मोड के अंदर दिखाई दे रही है। सरकार ने जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत एडिबल ऑयल्स के बीच में, उसको छेड़ा हुआ है और 2030 का एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक खाद्य तेलों में और दलहन के अंदर में हमें आत्मनिर्भर होना है, और उसको लेकर के काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं
यहाँ तक कि दालों का तो कंप्लीट जो एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट है 3 दालों का खास तौर के ऊपर पे, तो उसके ऊपर भी सरकार सजग हुई है और उसको प्रोक्योर भी कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं। तो कॉटन को लेकर के क्या आपको लगता है कि भाई उसकी वजह से कॉटन के प्रोडक्शन की तरफ कुछ दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत बोलो या फिर हम नाराजगी बोलो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का मिशन है कि आज प्रोटीन वर्ल्ड में नया चीज एक वर्ड आ चुका है प्रोटीन, कि कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग में आती है और हम तो सबसे यंग है तो प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, जो बताता है कि हेल्थ कैसे रहेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं ऑयल सीड हमारे लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है, आज सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग हम लोग वहां से कर रहे थे। तो एसओ एस गवर्नमेंट ने इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश की, इसलिए जो मिशन है आप देखेंगे पल्सेस एंड ऑयल सीड में है। तो मुझे लगता है यस, उसी की वजह से हमने जो नए टाइप के वैरायटी ऑफ सीड्स, हाँ इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि खाली ये एक ये पॉइंट है, हमारे यहाँ पे अनइवन रेनफॉल हुआ, पॉलिसीज को लेकर या एमएसपी को लेकर काफी चीजें हैं, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो पल्सेस एंड ऑयल सीड होने की वजह से हमने देखा, एक तो एरिया में कोई बड़ा हुआ ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई नहीं देखी, यील्ड में कोई इंप्रूवमेंट आता हुआ नहीं दिखाई दिया, और गवर्नमेंट बोलती है कि खाओ या पहनो, अगर पहनना है तो हम इंपोर्ट करके भी पहन सकते हैं। इसीलिए हमने इन 2-3 सालों में देखा हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि रुपया हमारा अब लुढ़क कर 91-92 की तरफ जा रहा है। निश्चित तौर के ऊपर पे वापस लौटेंगे। अजय जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। इतना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। शारदा जी, जैसा कि अभी अजय जी कह रहे हैं, हालांकि मेरे विचार थोड़े से भिन्न हैं। उनका ये मानना है कि दलहन और तिलहन के ऊपर पे गवर्नमेंट ने फोकस किया तो फार्मर शायद डाइवर्ट हुआ है। अगर मैं कर्नाटक साइड की बात करूं, क्योंकि मैं तो देख करके आया था, कर्नाटक के अंदर में लाल मिर्च से शिफ्ट होकर के किसान कॉटन की तरफ मूव हुए, मेज की तरफ गए, धान की खेती की तरफ मूव हुए, तो प्रोडक्शन वहां पर तो इंक्रीज दिखाई देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये एक समीकरण हो सकता है? क्योंकि मैं तो प्रोडक्टिविटी पर यील्ड पर हेक्टेयर देख रहा हूं, वो भी रिड्यूस हो रही है। उसका तो शायद इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपकी तो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है वही कम चली जा रही है। करीब करीब 100 kg का तो वहां पर ही डिफरेंस आ रहा है। सुरेश जी, जैसे हमने पहले दोबारा बात करी कि अल्टीमेटली देयर आर लिमिटेशंस कि भाई हम जो एफिशिएंसी है वो एक सीड से हम कितना निकाल सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ दी सीड्स विच दूसरी कंट्रीज यूज कर रही हैं। जो आप पर हेक्टेयर की डाउनफॉल बोल रहे हैं उसकी वजह से शिफ्ट नहीं हो रहा, शिफ्ट तो इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से हो रहा है। अगर ऑयल सीड के रेट तेज हैं तो किसान कैलकुलेशन करेगा कि भाई मेरी कितना यील्ड आ रहा है और वो उसको रिप्लेस कर देगा कॉटन से। उसका अल्टीमेट एम ये है कि भाई मेरे को पर एकड़ कॉटन की कपास की फसल से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या सीड से मिलेगा, ऑयल सीड से मिलेगा। मैं सर यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट कर दूं, बीच में बात टोक रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी रविवार की ही बात है, क्योंकि अगर रविवार को हम देखें तो तकरीबन 4 तारीख की बात हो गई। 4 जनवरी को कृषि मंत्री साहब ने 184 जो सीड्स हैं, 185 सीड्स, वो उनको इंट्रोड्यूस किया है। तकरीबन 24 फसलें हैं, उन 24 फसलों के आपके 185 बीज जो हैं वो मार्केट के अंदर में लॉन्च किए हैं, जिसमें 24 बीज जो हैं, 24 किस्में जो हैं बीज की, वो कॉटन से रिलेटेड हैं, और इसमें भी 22 जो हैं वो बीटी कपास की किस्में हैं, जिसमें ज्योग्राफिकली जो इम्पैक्ट है उसके हिसाब से मॉडिफाइड हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका एनवायरनमेंट रेजिलियंस वो सीड्स हैं,
दूसरा प्रोडक्टिविटी उसकी बेहतर आने की संभावना है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बताई गई हैं और ये पूसा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या आपको लगता है कि जो नई किस्में आ रही हैं, क्योंकि उसका टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है, पिछले काफ़ी लंबे समय से उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल्स किए हैं और उसके जो नतीजे हैं वो बेहतरीन आए हैं, तो ये जो 24 नई किस्में, हम किस्मों की बात कर रहे हैं कि भाई सरकार को नए बीज इंट्रोड्यूस करने चाहिए, तो यहाँ पर सरकार ने 2 दिन पहले ही 4 जनवरी को ही ये इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो इसको किस नज़र से देखा जाए, इसको किस प्रोस्पेक्ट के साथ देखा जाए? देखिए सुरेश जी, जो सीड्स हैं वो 3 तरीके के हैं जी। एक तो नॉर्मल वेराइटल सीड्स हैं, फिर उनको हम क्रॉस करते हैं हाइब्रिड सीड्स हैं। ठीक है। हाइब्रिड के बाद जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बीटी तो एक जीन है जी। अदरवाइज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर थिंग्स विच हैव, मतलब जो इवॉल्व हुई हैं, बिल्कुल, उनको तो हमने यूज करा नहीं, अलाउ नहीं करा। इसके बाद अब गवर्नमेंट ने जीन एडिटिंग पे अलाउ करा है। कोई भी सीड है उसमें संशोधन करने के बाद 5 से 7 साल लग जाते हैं उसको कमर्शियली रिलीज करने में। ठीक है। जब आप बीटी सीड की बात कर रहे हैं, बीटी एक जीन है। अभी जो सीड, नया सीड लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, एसटीबीटी सीड है, उसमें खरपतवार नहीं उगता सीड के साथ, तो वो लोग भी इधर उधर से डुप्लीकेट सीड आ रहा है, उनकी क्रॉप की यील्ड बेटर है। बट सारी चीज की मजबूरी या व्यवस्था को देखते हुए जो नए सीड गवर्नमेंट ने लॉन्च करें, डेफिनेटली वो थोड़ा फर्क तो डालेंगे, बट मेरा अनुरोध है कि वी शुड गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें अहम रोल है। अब तो एआई भी आ गया है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर हो सकता है। और कॉटन के प्राइजेस क्या रहेंगे, अजय जी के पास मैं जाऊं उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। विश्व में कपास का जितना भी रकबा है उसका 40% अकेले भारत में है, लेकिन उत्पादकता के मामले में हम काफी पीछे हैं। हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर फसल से केवल 450 किलो ही कपास मिल पा रही है, जबकि कई दूसरे देश 2000 किलो तक उत्पादकता ले रहे हैं। कपास मुख्य रूप से कपड़े और धागे बनाने में काम आती है। वजन में हल्की होने के बावजूद कपास का बाजार दूसरी बहुत सी फसलों पर भारी है, इसलिए इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। दूसरी ओर भारत सरकार ने 2030 तक कपड़ा क्षेत्र को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 100 बिलियन डॉलर का निर्यात भी शामिल है। अजय जी, क्या यहाँ पर कपास के अंदर एक बुलरन दिखाई दे सकता है? देखिए सूरज जी, मुझे लगता है कि अगर ये रैली चाहिए हमें, हाँ। तो हमने जैसे पीले सोने की बात की, वैसे ही काला सोना भी है और फिर सफेद सोना है। काला सोना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ कोरिलेशन निकाले पिछले 1-1.5 साल का, और इनफैक्ट मैं कोविड के बाद से इसको फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, कॉटन का कॉम्पिटिटर है मैन मेड फाइबर, और मैन मेड फाइबर का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे पिछले 5-7 सालों में बहुत इंप्रूव हुआ है। अब मजे की बात है, मैंने कोरिलेशन निकाला था ब्रांड का और आइस कॉटन का। आप देख लीजिए, दोनों ही काउंटर ना $60 के नीचे ब्रांड जा पा रहा है, ना ही 60 सेंट के नीचे आइस कॉटन जा पा रहा है, ना ही 70 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है ब्रांड, और ना ही 70 सेंट के ऊपर। तो ये कोरिलेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरा मानना है फर्स्ट क्वार्टर कहीं ना कहीं ब्रांड के लिए थोड़ा दबाव भरा रहेगा, सप्लाई है बहुत है, लेकिन Q2 से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में अच्छी तेजी रह सकती है। उसके कुछ कारण और है, वो बाद में हम विस्तृत में देखेंगे। और यही चीज हम अगर हम कॉटन पे देखते हैं तो अब तक मार्केट देख रहे हैं कि 60-62 सेंट पे एक अच्छा बेस बन चुका है। कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के अंदर चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत बड़ी हुई है, तो मुझे लगता है इंडिया में भी जैसे कंटिन्यू जो हम बोल सकते हैं कॉटन मिल यूज रेशियोज है, बाकी चीजें, तो मुझे लगता है ये साल इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। इनिशियली तो मैं 70 सेंट की बात कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि यस, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, रेट कट्स कंटिन्यू है, तो प्राइजेस इंटरनेशनल मुझे लगता है कि 76 से 78 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। बट वो सब सेकंड हाफ में होता हुआ दिखाई देगा, जब सोइंग, मॉनसून, ये सब की क्लैरिटी साथ में आते हुए दिखाई देती है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट हुए। डोमेस्टिक मार्केट के अगर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या लगते हैं आपको प्राइजेस? देखिए, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में कोरिलेशन कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी अगर हम कॉटन के प्राइस की अगर बात करते हैं M6 के ऊपर, तो करीबन ये 26,000 के आसपास एक रिफ्लेक्टिव प्राइस है ये। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि प्राइजेस अभी तो दायरे में ही रहेगा, जो 26,800 से लेकर 25,000 के बीच में ही है। बट अगर अगले 3 से 4 महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बैर मिनिमम आपको 28,500 तक के लेवल मिलने चाहिए।
कंडीशन, अभी सोइंग कैसी रहेगी, मौसम, उसके ऊपर डिपेंडेंसी, बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है कि प्राइस में बहुत बड़ा दबाव रहना चाहिए। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अजय जी, कपास और सोना और चांदी, इन तीनों में से अगर किसी को पिक करना हो, खरीदना हो, खरीदारी की तरफ जाना हो, तो क्या चीज आप प्रेफर करेंगे कि कॉटन को स्टॉक करना चाहिए, रखना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं सोना या चांदी? देखिए, कभी भी कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है ये लंबी रहती है, के बाद एक चलती है। सबसे पहले एनर्जी चलता है, फिर सोना चांदी चलता है, फिर बेस मेटल और फिर एग्री। तो मुझे लगता है 2026-27 एग्री का साल है। हाँ, अभी भी डेफिनेटली सोना चांदी अपनी जगह पे, बट आज की डेट में रिस्क मुझे लगता है सोने चांदी में ज्यादा है कपास या कॉटन के मुकाबले। तो डेफिनेटली मैं एग्री में प्रेफर करूंगा 2026 के अंदर। बेस मेटल ठीक है अपनी जगह पे, बट एग्री मुझे लगता है बहुत ही शानदार रहेगा, और यहाँ पे मैं कपास और कॉटन को प्रेफर करूंगा, चाहे कॉटन सीड ऑयल केक बोल लीजिए, चाहे कॉटन बोल लीजिए, चाहे कपास बोल लीजिए। ये पूरे काउंटर में मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी बनेगी। इनिशियली कंजर्वेटिवली आप पकड़ोगे तो करीबन मुझे लगता है 15% तो बैर मिनिमम है। जैसे अभी 1600 के आसपास का भाव चल रहा है कपास एनसीएक्स पे, तो मुझे लगता है कि चार्ट जो लास्ट मैंने देखा था उसमें 1750 से 1780, टाइम लगेगा थोड़ा सा, मार्च के बियॉन्ड जाएगा, बट तेजी अच्छी रहेगी। प्रेफर एग्री, और वो भी कपास और कॉटन। मतलब आपको लगता है कि 15% की एक तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। शारदा जी, आपको क्या लगता है, सोना चांदी या कपास? तो जैसे अजय जी बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो मेटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने हायर ब्रैकेट में चल रहे हैं, और कपास बहुत ही सेफ बेट है, अच्छी बेट है, और इसका सपोर्ट कॉटन सीड से भी है। कॉटन सीड के प्राइसेस भी काफ़ी हाई होने की उम्मीद है, क्योंकि ओवरऑल कॉटन की क्रॉप कम है इंडिया में। ठीक है। और इसका कॉटन सीड का इंपोर्ट भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर फीड के लिए काफ़ी कॉटन सीड यूज होता है। ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि भी कॉटन का अच्छा फ्यूचर है इस साल। यानी कॉटन का पूरा जो बुके है, कॉटन सीड और कॉटन सीड केक अगर हम बात करें, हाँ जी, हाँ जी, तो कोको और जिसको बोल देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो और कॉटन तीनों चीज का अच्छा रुझान है इस बार। तीनों में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। 2026 कुल मिलाकर के बेहतरीन एक साल रह सकता है यहाँ पर। और वक्त हो गया है यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का। तो जिस तरह हम हर हफ्ते आपसे इस अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में सवाल पूछते हैं और फिर उसका आप जवाब देते हैं, और फिर विनर्स यहाँ पर अनाउंस होते हैं, तो जो हमने पिछले एपिसोड के अंदर में आपसे सवाल किया था, वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे, वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो हमने आपको ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 38% और ऑप्शन डी 48%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 28%। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब बारी है आज के एपिसोड के सवाल की। तो जो आज का एपिसोड का सवाल है वो है, कपास के रकबे में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? और ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो इस सवाल का आपको हमें जवाब मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर, और इस सवाल का जवाब हमें आपको मेल करना है शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी कि 24 घंटे हैं आपके पास में, तो तुरंत आप हमें मेल कर सकते हैं। आप शारदा जी स्टूडियो में है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।